प्राचीन पर्वतगढ़ राज्य के नजदीक देवपुर नामक एक छोटा और शांतिप्रिय गांव था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक बलवान और ईमानदार लकड़हारा रहता था। अर्जुन के पिता का निधन हो चुका था और वह अनाथ जीवन जी रहा था। अर्जुन का विवाह पड़ोसी बलराम की पुत्री नलिनी से तय हो गया था। एक शाम अर्जुन और नलिनी गांव के पास एक शांत झील के किनारे बैठे थे। पानी पर डूबते सूरज की नारंगी किरणें पड़ रही थीं और वातावरण प्रेम से भरा था। पिताजी से हमारे विवाह की अंतिम तिथि के बारे में बात कब करोगे अर्जुन? देखो नलिनी, हमारी सगाई तो हो चुकी है, पर तुम तो जानती हो कि मैं एक अनाथ लकड़हारा हूँ। मेरी आय बहुत सीमित है। मैं सीधे तुम्हारे पिता से विवाह की बातचीत नहीं कर सकता। वह जरूर मुझसे पूछेंगे कि मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा। तुम्हारी यही चिंता पिछली बार भी थी, जब तुमने गांव के मुखिया धर्मपाल जी को मेरे पिता से सगाई की बात करने के लिए भेजा था। उसी तरह उन्हें एक बार फिर भेज दो। मुखिया जी के कहने का असर जरूर होगा। अरे पागल हो गई हो क्या? अगर मैं मुखिया जी से कहूंगा कि जरा पता करिए तुम्हारे पिता शादी की तारीख कब तय करेंगे, तो वह उल्टा हम ही को डांटेंगे कि एक बार तय होने के बाद अब तुम ही क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। लोग क्या कहेंगे? नलिनी हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज जंगल की शांति में गूंज उठी। कुछ देर बाद नलिनी वहां से विदा हुई। और अर्जुन भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने ही जा रहा था कि तभी उसका पड़ोसी श्यामलाल उसे मिल गया। श्यामलाल की आंखों में लालच और धमकी का भाव था। ओह, अच्छा हुआ कि तू मुझे रास्ते में मिल गया अर्जुन। मैं तो तेरे ही घर आ रहा था। हाँ बताओ भाई, क्या बात है? मुझे कुछ समय की और मोहलत दे दो श्यामलाल जी। मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। अरे भैया, मैंने तेरे पिता गोविंद राम को 5 साल पहले कर्जा दिया था। वह भी यही कहकर टाल देते थे कि बहुत जल्दी चुका दूंगा। इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में 4 बरस बाद वह संसार छोड़कर चले गए। अरे तू भी 1 साल से मुझे मूर्ख बना रहा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। या तो मेरा कर्जा चुका दे, नहीं तो मैं तेरे पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लूंगा, समझा? अरे ऐसे कैसे तुम कब्जा कर लोगे? मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करूंगा। अर्जुन तुरंत श्यामलाल की शिकायत लेकर मुखिया धर्मपाल जी के पास पहुंचा। मुखिया जी, ये श्यामलाल मेरे घर पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। देखो, कल चौपाल पर इसी बात की लंबी चर्चा हुई थी अर्जुन। और देखो, श्यामलाल सही कह रहा है। अरे भाई, तुम्हारे पिता ने 5 वर्ष पहले उससे कर्ज लिया था और पिता का कर्ज तो बेटा ही चुकाता है, नहीं क्या? या तो तुम पिता का कर्ज चुका दो, नहीं तो श्यामलाल को तुम्हारा मकान सौंप दिया जाएगा। वो क्या करेगा बेचारा? उसका भी तो सोचो, वह कैसे वसूलेगा कर्ज। अरे मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं एक लकड़हारा हूँ। मेरी आमदनी कितनी है? और मेरे पिताजी ने माँ की बीमारी के लिए कर्ज लिया था। उसके बाद भी वह माँ को नहीं बचा सके। मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा सकता। अरे भाई देखो, मुझे वह सब नहीं पता, पर चौपाल में यही तय हुआ है। यह गांव के नियम और अधिकार का मामला है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझ गए? तभी श्यामलाल एक विजयी मुस्कान के साथ आ पहुंचा। अरे भैया अर्जुन, अब तुम नहीं बच सकते। ठीक है श्यामलाल जी, मुझे 15 दिन की और मोहलत दे दीजिए। 15 दिन बाद अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो मैं घर स्वयं खाली कर दूंगा। हाँ ठीक है,
इसी में तुम्हारी भलाई है। कर भला तो हो भला। चलो भैया चलो। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो उसने दरवाजे पर नलिनी को खड़े देखा। नलिनी, तुम इस समय, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है? देखो अर्जुन, पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई है कि 15 दिन बाद श्यामलाल तुम्हारा घर तुमसे छीन लेगा और तुम उसका कर्ज नहीं चुका सकते। हाँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? जब यह बात मेरे पिताजी बलराम जी को पता चली तो उन्होंने हमारी मंगनी तोड़ दी। अब वह मेरा विवाह कहीं और तय कर रहे हैं, और जहां मेरा विवाह तय हो रहा है वह लड़का दूसरे राज्य के धनी गांव का रहने वाला है और उसके पास कई बीघा उपजाऊ जमीन भी है। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। देखो, मैं पिताजी की बात से सहमत हूँ। जब तुम्हारे पास सिर छिपाने को छत ही नहीं होगी तो मैं तुमसे विवाह करके क्या करूंगी? आखिर तुम मुझे कहाँ रखोगे? प्यार से पेट नहीं भरता अर्जुन। तुमने तो मुझसे सच्चा प्रेम किया था नलिनी। प्रेम तो मैं तुमसे अभी भी करती हूँ अर्जुन, लेकिन इतना प्रेम नहीं करती कि मैं अपना पूरा जीवन तबाह कर लूं। मैं यहाँ केवल यही बताने आई हूँ कि अब से मेरे और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था वह सब खत्म। नलिनी तेजी से चली गई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह रात भर रोता रहा। अगले दिन अर्जुन उठकर जंगल की गहराई में चला गया। वह महंगी लकड़ियां ढूंढ रहा था। उसे दूर बेलों से ढंका एक अनोखा मंदिर दिखाई दिया। हैं, घने जंगल में यह मंदिर, ऐसा लगता है जैसे इस मंदिर को किसी अजीब मकसद के लिए कुछ समय पहले ही बनवाया गया हो। वह मंदिर के द्वार के पास गया और वहां रखी सुंदर मूर्ति को देखा। अरे, यह तो राजकुमारी मणिका की मूर्ति है। इतनी एकांत जगह पर कैसे? लगता है किसी गुणी मूर्तिकार ने बनाई होगी, पर यहां छोड़कर क्यों गया? एक काम करता हूं, इसे घर ले जाता हूं और कल महाराज अमरपाल को भेंट कर देता हूं। झूठ बोल दूंगा कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। इनाम मिलेगा और कर्ज उतर जाएगा। यह सही रहेगा। अर्जुन मूर्ति उठाकर घर ले आया। और कपड़ा ढककर रख दिया। उधर श्यामलाल अपने घर पर टहल रहा था, अपनी जीत की खुशी मना रहा था। तभी उसका लालची और चालाक मित्र रोहित आ गया। श्यामलाल भाई, मैं तुम्हें कुछ अत्यंत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। अरे भाई, जो भी बताना है सुबह बताना। मैं तो कल अर्जुन के घर पर कब्जा करने के सपने देख रहा हूँ। अरे, तुम्हारे फायदे की बात बताना चाहता हूँ, जिससे तुम एक रात में ही राजा बन सकते हो। अरे, अगर फायदे की बात है तो भैया तुरंत बताओ। बोलो बोलो। देखो, आमतौर पर अर्जुन जंगल से शाम तक लौट आता है, परंतु आज वह देर रात लौटा है। और सबसे बड़ी बात, तो इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे, पूरी बात तो सुनो। अर्जुन के हाथ में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। वह मूर्ति किसी और की नहीं, बल्कि इस राज्य की राजकुमारी मणिका की थी, और यह तो बहुत ही बेहतरीन कारीगरी से बनाई गई है। अर्जुन मूर्ति को लेकर घर चला गया, और फिर मैं खिड़की से झांकने लगा तो मैंने सुना कि वह कह रहा था कि वह मूर्ति को कल राजा अमरपाल को भेंट कर देगा और इनाम की रकम तुम्हारे मुंह पर मार देगा। यह सुनकर श्यामलाल क्रोधित हो गया। अरे ससुरा, ये अर्जुन अपने आप को समझता क्या है? बरसों से मेरी नजर उसके घर पर थी। उसका घर बेचकर मैंने सोचा था कि उसके बाप को जो कर्जा दिया है उसका दुगना कमाऊंगा।
लेकिन अगर यह राजा अम्रपाल से इनाम ले आया तो मेरे सारे मंसूबे टूट जाएंगे। अगर तुम कहो तो एक पंथ दो काम हो सकते हैं। तुम अर्जुन के मकान पर कब्जा भी कर सकते हो और राजा अमरपाल से बड़ा इनाम भी पा सकते हो। हाँ, कैसे? अरे देखो, अर्जुन तो है एक गरीब लकड़हारा। उसे यह मूर्ति जंगल में मिली होगी या चुराई होगी। अर्जुन गहरी नींद में सो रहा है। मेरी मानो तो रात में हम लोग उसके घर पर दबे पांव घुस जाते हैं और मूर्ति चुरा लेते हैं। सुबह राजा अमरपाल को भेंट कर देते हैं और इनाम पहले हम ले लेते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। और अर्जुन कुछ कर भी नहीं सकता। अगर वह कुछ बोलेगा तो हम राजा को कह देंगे कि अरे महाराज, ये तो गरीब लकड़हारा है, मूर्तिकार थोड़ी है। और नहीं तो क्या, हम राजा अमरपाल से यह भी झूठ बोल देंगे कि हमने यह मूर्ति उनकी पुत्री को भेंट करने के लिए किसी कुशल मूर्तिकार से गुप्त रूप से बनवाई है। ये हुई ना बात, तुम सच्चे दोस्त हो। दोनों चोरी के इरादे से अर्जुन के घर के बाहर मंडराने लगे। तभी मुखिया धर्मपाल जाग रहे थे और उन्होंने उन्हें देख लिया। अरे क्या हुआ श्यामलाल, तुम और रोहित अर्जुन के घर के पास क्यों घूम रहे हो? अरे कुछ नहीं मुखिया जी, अर्जुन ने 15 दिन का समय मांगा है, लेकिन मैं बस यूं ही देख रहा था। अगर 15 दिन का समय दिया है तो इंतजार करो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। चलो अपने घर जाओ। मुखिया वहां से चले गए। मुझे लगता है कि मुखिया को हमारे ऊपर शक हो गया है। अरे सोचने दे उसे, अब जाकर देख कि अर्जुन सो रहा है या नहीं। रोहित ने खिड़की से झांका। अर्जुन गहरी नींद में था। दोनों घर में घुसे, मूर्ति उठाई और अंधेरे में घर की ओर भाग गए। अगली सुबह अर्जुन जागा तो मूर्ति गायब थी। हे भगवान, यह क्या? मूर्ति कौन चुरा ले गया? वह घर से बाहर निकला तो मुखिया धर्मपाल आए। क्या हुआ अर्जुन, परेशान क्यों हो? मुखिया जी, मेरे घर पर रखी मूर्ति गायब है। मैं कल राजा अमरपाल को भेंट करने वाला था। ओह, अब समझ आया, यह काम जरूर श्यामलाल और रोहित का है। जल्दी निकलो, शायद वह राजमहल पहुंच गया हो। अर्जुन जल्दी से श्यामलाल के घर पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा था। अर्जुन तेजी से राजधानी की ओर चल पड़ा। राज दरबार में श्यामलाल और रोहित नकली राजा के सामने खड़े थे। हाँ, कौन हो तुम? महाराज की जय हो। पहले मेरी बात सुनिए। हमने आपकी पुत्री के लिए यह अद्भुत मूर्ति बनवाई है। वह मूर्ति सामने रखते हैं। नकली राजा क्रोध से भर उठता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? वह तलवार निकालता है और श्यामलाल व रोहित दोनों को वहीं मार देता है। उसी समय अर्जुन दरबार में हाँफता हुआ पहुंचता है। महाराज, पहले मेरी बात। चुप! सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो। इसे कल मारूंगा। सैनिक अर्जुन को अंधेरे कारागार में डाल देते हैं। कारागार में अर्जुन ने एक बूढ़े व्यक्ति और महिला को देखा। बूढ़ा व्यक्ति राजा जैसा दिख रहा था। अरे बाप रे, तुम्हारा चेहरा तो राजा अमरपाल से बिल्कुल मिलता है। तभी वह सैनिक अंदर आया। अरे मूर्ख, यही असली महाराज अम्रपाल हैं और यह उनकी पत्नी महारानी। क्या? तो दरबार में जो है वह कौन? वह महाराज का जुड़वा भाई विक्रम है। असली राजा को कैद करके वह नकली महाराज बन बैठा है। लेकिन मूर्ति देखकर वह इतना क्रोधित क्यों हुआ? ये बहुत विचित्र कहानी है नौजवान। महाराज सारा रहस्य बताते हैं। तांत्रिक मंदिर, राजकुमारी का मूर्ति बन जाना और अमृत सरोवर की शक्ति। अगर उस झील का पानी राजकुमारी मणिका की मूर्ति पर और मेरे जुड़वा भाई विक्रम पर डाला जाए तो राजकुमारी जीवित हो जाएंगी और विक्रम राख बन जाएगा। हाँ महाराज, मैं जोखिम लूंगा, पर मैं यहाँ से निकलूं कैसे? मैं अपने वफादार सैनिक से कहूंगा कि तुम्हें एक रात बाहर ले जाए। सुबह तक लौट आना, वरना विक्रम हमें मार देगा।
सैनिक अर्जुन को गुप्त रास्ते से बाहर निकाल देता है। अर्जुन घने जंगल में अपाहिज साधु की झोपड़ी पर पहुंचा। प्रणाम साधु महाराज, मैं अमृत सरोवर का पानी लेने आया हूँ। बड़े बहादुर हो तुम बेटा, ये लो अभिमंत्रित सिंदूर। झील पर डायन आएगी, उसकी आंखों में मत देखना, और ये सिंदूर उसके ऊपर डाल देना, जिससे वह राख हो जाएगी। अर्जुन झील पहुंचता है। झील चमक रही है। अचानक पानी फटता है और भयानक डायन बाहर आती है। अर्जुन उसकी आंखें देखे बिना सिंदूर उस पर फेंक देता है। डायन चिल्लाते हुए पिघलकर राख बन जाती है। अर्जुन झील का पानी भरता है और तेजी से महल लौटता है। अगले दिन विक्रम सिंहासन पर बैठा था। बंदी को लाओ, आज इसकी मौत तय है। अर्जुन को लाया जाता है। वह तुरंत झील का पानी राजकुमारी मणिका की मूर्ति पर डाल देता है। सुनहरी रोशनी फैलती है। राजकुमारी जीवित हो जाती है। फिर अर्जुन शेष पानी विक्रम पर फेंकता है। वह जलकर राख बन जाता है। महल में खुशी लौट आती है। असली राजा और रानी को मुक्त किया जाता है। वीर युवक अर्जुन, तुमने मुझे और मेरे माता पिता के प्राण और राज्य सबको बचाया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन सहमत हो जाता है। भव्य विवाह संपन्न होता है। राजा अमरपाल अर्जुन को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अर्जुन एक साधारण लकड़हारे से पर्वतगढ़ का राजा बन जाता है।